अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। वफाकी हुकूमत ने अगले चंद रोज़ में नया बजट पेश करना है, लेकिन इस वक्त उन्हें इत्तेहादी जमातों और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की तरफ से चैलेंजेस और मुतालबात का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि नून लीग अब 5 जून को बजट पेश करने से पीछे हट चुकी है, जबकि अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में तो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। बल्कि अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वज़ीर आला आफरीदी अपना सूबाई बजट भी पास करवा पाएंगे या नहीं। पहले अगर विफाकी बजट की हम बात करें तो नून लीग की हुकूमत को एक तरफ IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने इत्तेहादियों के मुतालबात की एक फहरिस्त है। नून लीग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद बजट से पहले NFC अवार्ड में आईनी जरिए कोई तब्दीली नहीं करवा सकी, लेकिन उसके मुतबादिल के तौर पर ऐसा नजर आता है कि एक नया फार्मूला इत्तेहादियों के सामने रखा गया है, जिसमें PSDP के फंड्स में कटौती की जाएगी। और इसकी तस्दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कर दी। सुनिए उनकी गुफ्तगू। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा, तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स और निजकारी से मुतालिक हुकूमती पॉलिसीज़ पर नजरसानी चाहती है, जबकि MQM पाकिस्तान ने इस बजट की हिमायत के बदले कामरान टेसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बहाल करने या बनाए जाने का मुतालबा किया है। ये भी नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ उन्हें अपने सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर के ओहदे से हटाना पड़ेगा, जिनको कुछ अर्सा पहले ही गवर्नर लगाया गया है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तब्दीली पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर की गई थी। हुकूमती इत्तेहाद के बाद अगर हम बात करें मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बजट में आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के बजाय तहरीक इंसाफ की क़यादत अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। पार्टी की मरकज़ी रहनुमा इस वक्त ये तय कर नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने बजट के हवाले से क्या हिकमत अमली रखनी है। और सिर्फ यही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला आफरीदी के सर पर भी नाराज़ अरकान के फॉरवर्ड ब्लॉक तलवार लटक रही है, जो कि सूबाई बजट की मंजूरी के लिए एक चैलेंज बन सकती है। PTI में क्या इस वक्त चल रहा है, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। आप दो बयानात सुनिए वज़ीर आला आफरीदी और शेख वकास अकरम के, और वो काफ़ी हद तक समझा देते हैं कि क्या तकसीम है। PTI की इस अंदरूनी लड़ाई पर तबसरा करते हुए वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ तक कह दिया है कि इस सूरत हाल में अगर हमने मुदाखलत की तो 2 रोज़ में वज़ीर आला आफरीदी की हुकूमत गिर सकती है। ये कॉन्फिडेंस है हुकूमत का। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना दुरुस्त है ये एतमाद हुकूमत को खुद पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर इबादुल्ला खान साहब, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, और कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर इबाद, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो गिलगित इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का जो तमाम तनकीद का रुख है वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़, ख़ास तौर पे जो इकॉनमी से मुतालिक पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर उनका फोकस है। कैसे वफाकी बजट पास कराया जाएगा इस सूरत हाल में? ये शुक्रिया आपसा। ये तो अलायंस है हमारे साथ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है हमारे पीपल्स पार्टी भी, MQM भी। ये आपस में गवर्नमेंट में जब अलायंस आप चलाते हो ये चीज़ें तो आती रहती है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी हुआ। लेकिन मैं दाद दूंगा शहबाज शरीफ साहब इन चीज़ों को हैंडल करने में माहिर है। इंशाल्लाह ये चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। ये घर की बात है, आपस की बात है, इख्तलाफात होते रहते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न भी है। तो अगर नवीद कमर साहब की बात है आपने सुना, ये इस तरह MQM की जो इशूज़ है ये रिजॉल्व हो जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि कभी ये चल रहा था कि फला अलग, हम साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए भी साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ये बजट भी होगी, आप देखेंगे कोई इशू नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन मुआशी पॉलिसीज़ को अपनी कैंपेन का महवर बनाना, तनकीद जो कि पिछले बजट में ही पीपल्स पार्टी की हिमायत आपको हासिल रही, तो इसको कैसे नून लीग देख रही है? ये इस तरह है, ये वो तनकीद करना, ये तो पॉलिटिकल आपने खुद ये जो वर्ड यूज़ किया इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन अभी यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ, ये बिलावल साहब तशरीफ़ लाए हैं, कब से है इधर 5 तक इधर मौजूद है, वो तकारीर करते हैं। क्योंकि इधर यहाँ पर GB में आपको पता होगा कि मेन जो कंपटीशन है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही चल रही है। जाहिर बात है वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए वो तो बिलावल साहब जाहिर बात है तनकीद करेंगे। हम लगे हम अपनी वो जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करते हैं। जो पास्ट में इधर
जीबी में हमारी भी गवर्नमेंट रही है, पीपल्स पार्टी की भी रही है, जीबी के इलेक्शन की कैंपेन पे आपसे मैं दोबारा कंपैरिजन हम कर जरूर बात करना चाहूंगी। वहां पे पीटीआई के बड़े तहफुजात हैं कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही। कादिर मंदोखेल साहब, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हैंडल हो जाएगी, पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं। पीपल्स पार्टी की क्या शराइत है इस बजट की हिमायत के हवाले से? देखिए, बजट के हवाले से जो शराइत है, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनाई है। कल परसों जो उन्होंने मीटिंग की है जहाँ स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना के वो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कोई रिकवरी नहीं है। यानी खुद ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा चुके हैं कि एफबीआर ने 1200 अरब जो है ना वो रिकवर की है और 1200 अरब ये खा गए अफसरान। तो इनका जो आदाद शुमार है वो ये सिर्फ पेट्रोल की मद में 2700 अरब जो है ना ये अभी तक ले चुके हैं, जबकि IMF से जो है ना 2400 अरब वो लिए उन्होंने। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे, लेकिन आपने MQM को पीपल्स पार्टी के साथ मिला दिए है। थोड़ा सा मुझे इस पे एतराज है। देखिए, MQM 3 धड़े हैं, एक फारूक सत्तार साहब है, मुस्तफ़ा कमाल साहब उर्फ आम में मुखबर खास कहते हैं उनको, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है। और उन दोनों को वजारत की आदमी इसको वजारत नहीं मिली है। अगर आप ये कह दें कि ये तीनों इकट्ठे होकर उन्होंने ये मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से, तो मैं फिर भी मानने को तैयार हूँ। वो बेचारा सिंगल आदमी है, आप कह रहे हैं MQM ने। अब आप फारूक सत्तार से पूछे, खालिद मकबूल से देखिए, मुस्तफ़ा कमाल से, वो उसकी तरदीद करेंगे इनकी बातों की। बाकी रह गए पीपल्स पार्टी के, कोई पीपल्स पार्टी की अभी शर्त नहीं है। जारी बात है, जब बजट जो है टेबल होगा उसके बाद क्या क्या चीजें लाएंगे और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी अपने इनपुट देंगे। लेकिन सवाल ये है, जो मुख्तलिफ मीडिया वाले कई कोई और रुख दे रहा है कि बजट क्यों आ रहा है या क्यों रुक गया। 5 तारीख को ऑलरेडी सदर पाकिस्तान ने समन किया है। ये तो नवीद कमर साहब भी कह रहे हैं ना कि अभी कायल हमें कर रही है हुकूमत, और MQM के मुतालबात तो इतनी मरकजी हैसियत रखते हैं कि वो नेशनल डिबेट बन चुकी थी नए इंतजामी यूनिट्स या कराची को विफाक के हवाले करने, जिसको आप लोग एड्रेस भी करें। जरदारी साहब से मंसूब एक बयान आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। मैं कादिर साहब उस तरफ आती हूँ, मुझे डॉक्टर साहब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब को शामिल करना होगा यहाँ पे। सेनेटर साहब, आप लोगों की तो कोई क्या ही विफाकी बजट के हवाले से कोई हुकूमत को टफ टाइम देना है या आवाम को मोबिलाइज करना, बल्कि यहाँ पर तो इत्तेहादी हमें एक रुकावट बने हुए नजर आ रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी ये इंतखाबी कैंपेन की हद तक बात कर रही है या वाकई हुकूमत की जो इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं उससे दूर फासला इख्तियार कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जो रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, वो इसी तरीके से जो एक पिर्च और उसके ऊपर प्याली की हो। उस प्याली के अंदर रखा हुआ है जहर, लेकिन वो पिर्च ने उस प्याली को सपोर्ट किया हुआ है और वो पिर्च उस प्याली के साथ मुसलसल सपोर्ट कर रही है इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसको पता है कि इसके अंदर जहर है और उसकी वजह से ये मुल्क तबाह हो रहा है। और उसकी बाज़ वजूहात हैं। अच्छा, उसकी वजूहात जो हैं, जब आप स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस जो है ना, आज भी 600 बिलियन है पर ईयर के लिहाज से, जो 700 के लिहाज से। कॉटन प्रोडक्शन आप तकरीबन 5 बिलियन आपकी टोटल ग्रोथ हुई है और आपको इंपोर्ट 7 बिलियन बेल्स करनी पड़ेंगी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अच्छा, ये चीज़ें वो हो जाती है जो आपके इंपोर्ट को बढ़ाती हैं। फिर 50% ऑफ द फैक्ट्रीज जो है ना, जो ख़ास तौर पे वो गिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं जो कॉटन के लिहाज से हो जाती है, वो बंद पड़ी है पूरे पाकिस्तान में। और लाहौर के अंदर जो टोटल जो बिज़नेस है उसमें 50% तकरीबन कहते हैं कि वो बिजनेसेस ख़त्म हो रहे हैं। वीट प्रोडक्शन जो है वो उसमें तकरीबन डिक्लाइन हो गया है, ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन का हुआ है, फ्रॉम 1.2 से 28 मिलियन का आपका वो हो रहा है। FBR का टारगेट 864 बिलियन से शॉर्टफॉल हो रहा है। तो ये बात तो माई साहब एक टॉक शो की हद तक तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई बतौर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, आपने बजट के दौरान कैसे हुकूमत को टफ टाइम देना है? मैं उधर ही आना चाह रहा हूँ। जब पॉवर्टी आप लोग 2022 में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाया था, उस वक्त पॉवर्टी 18.1 या 18.2% थी। आज ऑलमोस्ट 30% पे पॉवर्टी चली गई। 7 करोड़ लोग को आपने नीचे फेंक दिए गुर्बत में। इसके बावजूद ये लोग अभी वहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे इन्होंने कहा है कि वो पॉलिटिकल बातचीत होती है और ये हो जाएगा। देखिए, इन दोनों के इख्तियार में नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। इन्होंने एक दूसरे के साथ उसी
उस पे चलते रहना, जो तनख्वाह जिसे कहते हैं ना, उसी तनख्वाह पे चलते रहना, बाकी जो मर्जी करते करते फिरे। लेकिन इन दोनों को इतना डर लगा हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कि इनके जो टॉप लीडर आने वहाँ गए हुए हैं, हमारे असद कैसर को जाने नहीं दिया, रोक दिया। चलें, ये मैं हमारे बात आपकी सलमान तरफ लेके अकरम जाती राजा हूँ। साहब को वहाँ रोक दिया, उसको जाने नहीं दिया। हमारे जो क्या है उसे अपने जुनेद अकबर वगैरह को, उनको ये बात वो मैं डॉक्टर इबाद की कर तरफ दिया। लेके जाती हूँ। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर इबाद, ये पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको सूबा बदर करना, एनओसी की बात होना, एक बड़ा मुख्तलिफ रवैया नज़र आ रहा है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी की को जिस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे खुलकर कैंपेन की, और पीटीआई को स्पेस नहीं मिल रही। चलो कि जुनेद का जो भी एपिसोड हुआ, तो मैं भी उसी दिन गिलगित में था, तो मैंने उसे रात ही कंडेम भी किया है कि किसी के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। मैंने जुनेद को फ़ोन भी किया था, पूछ भी सकती है उनसे, वो बाकी कुछ चीज़ें वो मैं नहीं बता सकता कि क्या हो रहा था। अभी बैरिस्टर गौहर जो इसका चेयरमैन है, ही इज इन जीबी कैंपेन कर रहा है, शायद खटक इधर मौजूद है, बाकी लोग उसके मौजूद हैं, लेकिन ये पीटीआई का एक वतीरा है, ये नैरेटिव बनाते हैं। इनको पता है आज जिधर मैं बैठा हूँ, ये अस्तौर में मैं बैठा हूँ, ये एक इसका जो चीफ मिनिस्टर था वो भी अस्तौर से है, तो ये अस्तौर में इसका कैंडिडेट ही नहीं है। एक हल्के, जिस हल्के में हल्का 2 है, इसमें मैं बैठा हूँ, तो इसका कैंडिडेट नहीं है। मेजॉरिटी हल्कों में इसके कैंडिडेट ही नहीं है, तो इसको पता है। इधर हम इसकी बात भी नहीं करते पीटीआई की, हम बिल्कुल आपकी टीम होगी इधर इलेक्शन कवर तो फिर तो इबाद साहब, इनको रोक कर तो इनकी कैंपेन की गई एक तरह से, कंपटीशन नहीं है। इनको रोक कर रुकावटें लगाकर तो फिर इनकी कैंपेन की गई, अगर ये इतनी इनकी पोजीशन कमजोर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नैरेटिव बनाने के लिए ये जो 2-3 बंदों ने किया, खुद किया, जो आना चाहते, कैंपेन करना चाहते। बैरिस्टर गौहर अभी जीबी में मौजूद नहीं है, शायद खटक मौजूद नहीं है, और 10 लोग मैं बता दो मौजूद नहीं है, इधर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इनके टोटल कैंडिडेट 5 हल्कों में नहीं है। सीनियर क़यादत जिन्होंने जलसे के लिए आना था, सलमान अकरम राजा साहब को भी रोका गया। इबाद साहब, कल अब आपसे यही मैं पूछना चाहूंगी कि आप केपी हुकूमत, मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं वो सब ओपन है, इधर मौजूद है। इसमें मैं डॉक्टर साहब से जो सलमान ने, जो जुनेद ने जो कुछ किया, ये मैं कह रहा हूँ कि वो जुनेद भी मेरा दोस्त है जाती, मैं वो वही चीजें नहीं बताना चाहता, वो खुद इस अब पे तो हमें क्यूरियोसिटी हो रही है। बात साहब आप बता ही दें, वैसे जो बात आपने 2 बार कहा कि नहीं बताना चाहते, अगर बताएं ज्यादा ओपन डिबेट हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुद इस पे खुश थे कि ये एक हाइप क्रिएट हो, क्योंकि ऑन ग्राउंड इस तरह इसके टोटल 5 कैंडिडेट है 24 हल्कों में, क्योंकि लोग ही नहीं है, हम इसकी बात ही नहीं करते। आप अपनी टीम से जो भी लोग इधर उनका बात साहब, उनका काउंटर नैरेटिव इसके ऊपर ये है, बात ही नहीं करते। मैं इस पे लेके जाती हूँ तक कि कोई है नहीं। इबाद साहब, उनका काउंटर नैरेटिव ये है कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना, गिलगित में पार्टी तकसीम भी रही, मुनज़्ज़म भी नहीं रही, लेकिन फिर भी ये दोनों जमातें हुकूमती इत्तेहादी हमसे खौफज़दा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। इनके साथ जितने भी लोग कैबिनेट में थे, जो खालिद खुर्शीद साहब के साथ थे, उसमें से मुझे एक ही बताए कि इसके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे, एक मुझे बताए। कोई इसके पास तो टिकट लेने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर मायूस साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं 24 में से 24 सीटें हैं, सबके ऊपर कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट ना हो, मुझे कोई ये बात बता दे, आप किसी को रोकेंगे क्यों? आप ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पे उसको कंडेम किया। मुझे एक बात बताएं, आप रोक क्यों रहे हैं? असद कैसर को रोक क्यों रहे हैं? मांग क्यों रहे हैं? बाकी चीजें कर क्यों रहे हैं? देखिए, आपको पता है इन्होंने खालिद खुर्शीद की मदर को इस बात पे, खालिद खुर्शीद सर एक मिनट बात साहब, खालिद खुर्शीद साहब की वालदा को इस बात पे इलेक्शन कमीशन ने सम्मन किया है कि आपने खालिद खुर्शीद की तस्वीर क्यों लगाई है।
आप लोग नहीं, लोगों नहीं, को रोक रहे हो। नहीं, नहीं, आप सेनेटर साहब, आप उनका जवाब सुन लें। कंडेम करने से कुछ नहीं होता। ये खुदा के जिस लिए जगह में बैठा हो इतना आपका जज्बा ये लाओ। खालिद हुमायूं खुर्शीद साहब, साहब के एक पड़ोस में जवाब मैं सुन लें। बैठा हो। बात सुन लें डॉक्टर ये साहब, मेरी बात सुन लें। जी, मैं जी। आपकी बात पे खामोश रहता हूँ, आप बड़े बराए मेहरबानी कर लें। देखें, आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग आदी हैं अपने एम्पायर के अंडर खेलने के, लेकिन खुदा के लिए जज्बा ले आए कि अगले ओपोनेंट को सामने रख के कुछ करें, ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है। वैसे भी आप लोगों ने जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने हम लोगों के हमें ऑलरेडी निशान मिला हुआ था, बुलवा के हमसे निशान वापस ले लिया। आप लोग बात ये क्या कर रहे हो? अभी आप मुझे सुनेंगे कि मैं चलिए सेनेटर रिस्पॉन्ड साहब, आप करूं? उनका जवाब सुन लें। इबाद साहब, मैं हाँ, एक तो ये डॉक्टर अफसर, साहब मैं के भी लिए मेरी बैठा हूँ बहुत दो मिनट। रिस्पेक्ट है। मैं कभी भी किसी के लिए भी हार्श लैंग्वेज में यूज नहीं करता, इसके लिए भी नहीं करूंगा। ये मुझसे बड़े हैं। इसने ये बात की है अंपायर की उंगली जो इजाद कराई इनके लीडर इमरान खान ने इजाद कराई। ये कह रहे उसको मिलाकर इनकी आदत थे। तो डॉक्टर साहब के इंफॉर्मेशन के लिए मैंने 5 इलेक्शन कंटेस्ट किए, आज तक अनबीटेबल हो। जनरल फैज जो जबरदस्ती चेंज कर रहे थे, तब भी मैं जीत कर आया नून लीग के टिकट पर। 13 में भी आए नून लीग के टिकट पर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं चाहता हूँ अभी भी आपके चलिए, लोग ठीक है। हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अभी मैं अस्तूर बैठा चलिए, हूँ, ये अस्तूर 2 साद- इसका कैंडिडेट नहीं है। तो साद ये रफीक साहब ने बात 19 की। हल्कों अब में से जी। कैंडिडेट ही नहीं है। मैं कादिर मंदोखेल साहब को यहाँ शामिल करती हूँ। कादिर साहब, आपकी जमात तो बड़ी भरपूर कैंपेन कर रही है, लेकिन असूली बात एक आपको भी करनी चाहिए थी कि एक बराबर जो है मौका दिया जाए कैंपेन करने के लिए गिलगित में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। ये बिल्कुल मैं इस बात की हिमायत हूँ। पहले दिन से के तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों को यकसा मौका मिलने चाहिए। मगर मैं सच के जाऊँ, इस जाली इलेक्शन कमीशन की या यूँ कहूँगा कि गुलू बटुम का इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है चेयरमैन, वो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के बाकी सूबों से जो है ना एनओसी मांग रहा है। तो बाबा सीधा पासपोर्ट का हिसाब रखो। आप जब एक फेडरल टेरिटरी हो तो जीबी में जाने के लिए मुझे और आपको एनओसी की क्यों जरूरत पड़ रही है? सवाल तो मैं ये भी उठा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये सारी चीजें जो आपने मेरी बात रोक ली है, बजट रोकने का मकसद उनका एक ही है कि इनको पता है कि उन्होंने IMF के कहने पे GST जो है ना 18 से 19% करना है। उन्होंने महंगाई का मजीद तूफान लाना है। उन्होंने या 160 रुपए जो पेट्रोल बढ़ा है वो कम नहीं करना है। इस वजह से इनको खौफ है कि इस बजट की वजह से जीबी के इलेक्शन पे असर ना पड़े, और उसकी कोई वजह नहीं है। जाहिर बात है 2 दिन के बाद जो ना बजट ये कोई आइन तरमीम तो पास नहीं हो सकती। अगर टेबल पे हो गई है तो उस पर डिबेट होगा, उस पर डिस्कशन होगा। 2 दिन में कैसे होगा? यानी आप ये सोचो 10 को इन्होंने पहले 5 को ऐलान किए, अब 10 को। 10 का मतलब 9 और 8 इनके पास है, मंडे और ट्यूसडे। 2 दिन में कैसे पास कराएंगे? जुमे को अगर टेबल हो जाए, बजट हो जाता, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सिर्फ जीबी इलेक्शन को आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बजट को रोका है, उसके अलावा कोई वजह नहीं है। सेनेटर हुमायूं साहब, आपकी नज़र में जो आप लोग इस सारी इक्वेशन में कहाँ हैं? ऑपोजिशन तो मुझे कादिर मंदोखेल साहब लग रहे हैं। बजट वाले दिन आपने धरना देना है, ये बात कह रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब। शेख वकास आके कह रहे हैं कि ये किस बुनियाद पे उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आपको भी बतौर सेनेटर कुछ वाजे है कि आप लोगों की हिकमत अमली क्या है बजट के हवाले से बतौर ऑपोजिशन? देखिए, जहाँ तक जितना मुझे इल्म है उसमें ये कि इस वक्त तक हमें जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के, उनकी तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये लोग आपस में डिसाइड करके बता देंगे कि हमने करना क्या है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए जी, जो बात अभी कादिर मंदोखेल साहब ने की है, अब आप ये सोच लें, ये अब कादिर मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं और डॉक्टर साहब इबाद साहब जो कह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि इबाद साहब की बातों के अंदर वो वजन नहीं रह रहा। जब आप लोग किसी को अपने पॉलिटिकल उसको कर रहे हैं, चल ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब फिर भी चले गए। अब वो कहते हैं कि हमारे चंद है कि अगर हमारे 10 बंदों में से 4 बंदे चले गए या 5 बंदे चले गए, आपने बाकी 5 को क्यों रोका? किस बेसिस पे रोका? असद कैसर एक बड़ा नाम है, आपने उसको क्यों रोका? जाने से क्यों रोका? हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, आपने उनको जाने से क्यों रोका? हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, आपने उनको निकालना क्यों? जिस वजह जो मर्जी वो वहाँ करे क्या? देखिए, ये सारी चीजें जिसको हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं। मुझे दीजिए, फिर मैं इजाजत लूंगा। एक मिनट सर।
ठीक है। चले अब ये सारी चीजें विफाकी बजट पे अपनी जमात की तकसीम की बात करें ना हुमायूं साहब, ये हमारे एम्बैरेसिंग नहीं है कि वजीर आला अफरीदी देखिए, कोई बात कर रहे हैं, शेख देखिए, वकास कोई और अभी बात कर रहे हैं? कादर मंदोखेल साहब ने भी यही बात की है। मुझे एक बात बताएं, इन लोगों ने 19% जीएसटी लेकर आ रहे हैं, इन लोगों के इनकम है नहीं, ये सारी इनकम लेवी से ले रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो हम तकरीबन तकरीबन 2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू चले हम से लेते थे। ये 11% ऑफ द टोटल रेवेन्यू 1500 अरब चले रुपए धरना आप कहते हैं कि अरब नहीं होगा, रुपए ये ले रहे हैं। चले इस पे मजीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात साहब, आप लोग किस बुनियाद पर इतने पुरएतमाद हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा भी सकते हैं इस बजट के दौरान? कितने लोग हैं आपकी नज़र में जो एक मुखालिफ खड़े हैं इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब के? आप लोगों के दावे पहले भी रहे हैं सीएम की तब्दीली के वक्त, लेकिन इस वक्त किस बुनियाद के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट है? आफरीदी साहब ने कहा है किसी की जरूरत नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। डॉक्टर साहब वाली बात को क्लियर करता चलो, ये पहले ये जीबी इलेक्शन के हवाले से इसने जो बात की, मैंने ये स्टार्ट में भी कहा कि मैं जुनैद को बाहर निकालने का भी खिलाफ था, हमारी पार्टी भी खिलाफ है, ये हमने नहीं किया। ये यहाँ के इलेक्शन कमीशन या जिसने भी किया हमने कंडेमिनेशन का वो भी दिया है, साद रफीक साहब की भी आपको पता है। इधर ये असद कैसर साहब जो आ रहे थे वो फ्लाइट कैंसिल हुई, इधर यह रूटीन है जीबी में रोजाना फ्लाइट कैंसिल होते हैं। हमारे साद रफीक साहब का भी जलसा था वो भी रह गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई। बाकी जो भी आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ये आए, कोई इशू नहीं है, अभी भी इनके लोग मौजूद है। ये तो इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि केपी के हवाले से आपने जो बात की, तो हमें किसी फर्ज की जरूरत नहीं थी, न पहले थी, लेकिन अभी तक वही चीज हमने नहीं की, न करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि खुदा के लिए ये लोगों की खिदमत करे, कुछ डिलीवर करे, ये 804 की गुलामी से निकल आए और पख्तूनख्वा के खादिम बने, पख्तूनख्वा के लिए काम करे। लेकिन इसमें इतने ग्रुप से मोर देन 6 इसमें ग्रुप से 6 बंदों का टोला है। हमने कभी फर्ज नहीं की, न फिर करेंगे इसके गिराने की। ये खुद को अपने आप के इख्तिलाफात खत्म कर ले और फोकस करे सूबे पर। सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि कोई नंबर नहीं दिया जाता, ऐसी ही बात कर दी जाती है कि 25 लोग उनके मुखालिफ। क्या कहूँ आपको कि सोहेल आफरीदी जो दिन को कहते हैं रात को कुछ और कहता है, ये अलग बात है। ये सेम पोजीशन गंडापुर साहब की थी। ये एक मिनट मैं आपको बता दूं, असद कैसर की फ्लाइट नहीं कैंसिल हुई थी, असद कैसर को फ्लाइट पे जाने नहीं दिया। असद कैसर को फ्लाइट पे जाने नहीं दिया था। वो साद रफीक साहब का हमारा जलसा था, ऑन रिकॉर्ड है। वो साद रफीक साहब ने खुद भी इस पे, साद रफीक साहब ने कहा था अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको रिसीव करूंगा एयरपोर्ट से, मैं खुद आऊंगा, वेलकम, आ जाओ। चले ऑन द रिकॉर्ड डॉक्टर इबाद अपना पैगाम देकर चले गए हैं। वो सेंटर साहब आप पे अब डिपेंड करते हैं, अगर आप जाना चाहें उनकी जिम्मेदारी पर, लेकिन हमारी जिम्मेदारी पर, हमारी इस पे फिर भी जिम्मेदारी शामिल नहीं है। मैं चला गया, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। मैं कादिर मंदोखेल साहब शायद आपको ले जा सके। कादिर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की अगर अटेम्प्ट की जाती है, आप समझते हैं कि इस पोजीशन में है जो ये दावा नून लीग की तरफ से किया जा रहा है, इसकी हिमायत पीपल्स पार्टी करेगी या नहीं, या स्टेबल हुकूमत रहनी चाहिए अभी केपी में? नहीं, देखिए, अगर पीटीआई का माजी इस बात की गवाही है कि पिछले असम्बली में 18 लोग उनके बागी हो चुके हैं, पंजाब से 25 एमपीए बागी हो चुके हैं, कौमी असम्बली से 24 एमएनए बागी हो चुके हैं पिछले असम्बली में। और अभी भी अगर इनकी जो रिपोर्ट है कि 50 के करीब लोग जो ना वो इनकी बागी है, और ऑलरेडी ये मीटिंग में साबित भी हो गया। और उसके अलावा मैं और आपको दलाइल के साथ सबूत दूँ। इनके जो तर्जमान है शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने ये फरमाया कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा कि रिजल्ट आपको दूंगा। मैंने इनकार किया एफिडेविट देने से, और फिर साथ में ये कहा कि हमारे 30-40 एमएनए ने एफिडेविट दे चुका है। तो 30-40 एमएनए का तो शौकत यूसुफजई साहब इनकी तर्जमान कंफर्म कर रहे हैं। आप यूट्यूब में मुख्तलिफ शो में मेरे साथ वो बैठे हुए थे, कंफर्म कर रहे हैं। अगर पीटीआई के लोग खुद लोटे बनते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी क्या करेगी? हुमायूं साहब, बतौर एक सीनियर रहनुमा, और आप अपनी पार्टी को जिस अंदाज में डिफेंड करते हैं इस मुश्किल तरीन हालात में, ये चीज़ आपको वैसे परेशान कौन लगती है कि पहले आफरीदी साहब, वो खान साहब की, गंडापुर साहब भी खान साहब की चॉइस थे, आफरीदी साहब भी उनकी चॉइस हैं, लेकिन किस तरीके से एक धड़ेबंदी बन चुकी है और मजीद तकसीम बढ़ती ही जा रही है आपकी जमात में?
देखिए मेरे लिहाज से टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट रीज़न। ये जो 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 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, उसमें दिस इज मेरी नज़र में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ गुड थिंग। हाँ ये ज़रूर है कि ये वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, एक दूसरे पे गद्दारी के इल्जामात और साजिश के इल्जामात लग रहे हैं एक ही पार्टी में। ये वो होते हैं, ये चीज़ें चल रही होती है, हर जगह चल रही होती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 17-18 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट पीटीआई के ऊपर आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जिस दिन बजट होगा सारा पास होगा, जिस दिन लोगों को बुलाया जाएगा वो सारे आएंगे। हाँ बिटवीन द टू मतलब अगर हम ये कहें कि जी क्या अली अमीन गंडापुर के साथ लोग नहीं खड़े होंगे, क्या सोहेल अफरीदी के साथ नहीं खड़े होंगे, क्या इनके दरमियान में तकसीम होगी, किसी को एक अच्छा लगता होगा किसी को, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ये ज़रूर बाकी लोग इसलिए परेशान हैं। वैसे सिचुएशन में गलती पर कौन है? गंडापुर साहब एक महाज बनाकर एक सिटिंग सीएम के खिलाफ कौन आपकी नज़र में? मैंने अभी तक ना बाज़ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, बाज़ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती है, वो अपनी जगह पर होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है हमारी लीडरशिप को इस वक्त ये समझना चाहिए कि ये वो टाइम है जिस वक्त लोग हमारे दरमियान में फर्दर दरार डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी अकल करनी चाहिए कि यार अगर मेरी इसके साथ लेट्स से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सप्रेस दैट थिंग। तो हाँ हमारे अंदर भी कुछ कमियाँ हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। चलें आखिर में कादिर मंदुखेल साहब क्लोजिंग कमेंट आपका होगा। अब बजट के पास करने के रास्ते में पीपल्स पार्टी को एक रुकावट इस वक्त हुकूमत के हवाले से समझा जाए, या जितने इबाद साहब रिलैक्स थे इस प्रोग्राम के शुरू में यही सूरत हाल होगी, बयानात की हद तक ही इख्तलाफ रहेगा? देखिए पीपल्स पार्टी पिछले बजट में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे बढ़ाने की और मुलाजमीन के तनख्वाहें बढ़ाने की हमारी शर्त की हुकूमत ने मान ली है, हमने साथ दे दिए। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की कमेटी उनके साथ बातचीत कर रही है। अगर जो मसाइल आवाम के हवाले से जो मसाइल है अगर वो मान गए तो हम हिमायत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बजट के लिए सिंपल मेजॉरिटी जरूरत है, और वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के पास एक राजा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, दूसरा राजा गिलगित में बैठा हुआ है। तो ये दोनों राजाएं जो है ना उन्होंने करके दे दी है सारी चीजें। तो मैं समझ रहा हूँ कि ना एमक्यूएम की जरूरत पड़ेगी ना पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इनके पास सिंपल मेजॉरिटी, हुकूमत के पास 170 तो डायरेक्ट मौजूद है। 30-40 जो लोग पीटीआई के टूटे हुए या अंदरूनी खाने मिले हुए वो एक अलग है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बजट इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, और इसी वजह से बजट उन्होंने मुखर कर दी ताकि गिलगित के इलेक्शन पे असर न पड़े। अदरवाइज उसके अलावा जो उन्होंने महंगाई करनी है, जो उन्होंने मजीद टैक्स लगाना है, जो जीएसटी बढ़ाना है, वो तो करेंगे हुकूमत, ये तो तयशुदा बात है। और कौन सा मुतालबा एक भी अगर मान लिया जाए तो फिर पीपल्स पार्टी को भी ज्यादा एतराज नहीं होगा? देखिए अब बजट अभी टेबल हुआ ही नहीं है, जब ये टेबल होगा तो उसे मजीद पता चलेगा कि क्या क्या चीजें किया है। लेकिन हुकूमतों का हमेशा अगर आप देख रहे हैं कि उन्होंने लोगों से अरबों रुपए के सोलर लगाया, फिर वो जाके नेट मीटरिंग का किया, बाद में विड्रॉ कर दिया, फिर जाके उसी वजीर को ओवैस लगारी साहब को जो ना वो सदारत को तमगा इम्तियाज भी दिया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे पहले अगर सीएनजी की पॉलिसी थी वो इसी तरह माजी की हुकूमतों ने खत्म किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे मुल्क में न कोई 5 साल का मनसूबा होता है, न 10 साल का होता है, बस 2-3 महीने का होता है। जब तक ब्यूरोक्रेट सीट पे बैठा हुआ है वो अपने मुफाद में ये हुकूमत को घुमाते रहते। जब वो ट्रांसफर होता है या रिटायर्ड होता है उसके बाद नया ब्यूरोक्रेट नई पॉलिसी करती है। और ये मंदुखेल साहब बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आपने एनालिसिस पेश कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन ये जो गुफ्तगू थी उसमें कोई बड़ी रुकावट तो हमें नजर नहीं आती बजट के रास्ते में, लेकिन देखते हैं आइंदा चंद दिनों में क्या होता है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।